नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो आयोग है उसके गठन की मंजूरी मिल गई है, सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। तो अब आयोग गठित होने के बाद ही तुरंत आपकी डेट आ जाएगी। तो आप किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई ना बरतें। लगातार आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें और हर टॉपिक को आप बारीकी से पढ़ें ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और साथियों, मैं आपके साथ लगातार आपकी परीक्षा में सहयोग कर रहा हूं और उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आपको दिखाई देंगे और आपको लाभ देंगे। तो साथियों, आज मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है। ये है आपका सौंदर्य शास्त्र। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और ये नहीं बताया जा सकता कि कितने क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चन एक साथ उठा ले। तो इसलिए हर एक पॉइंट या हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप हर एक टॉपिक पर बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे और बार बार उसका रिवीजन करेंगे। तो साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज के जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है दोस्तों कि ये जो प्रश्न है ये आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ देंगे। सौंदर्य शास्त्र से जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है ये रस उनके भाव और रंग लिए हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि रस का सिद्धांत किसने दिया था और रस का क्या भाव होता है, उसके कौन से रंग होते हैं। आपकी कोई भी परीक्षा हो, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानते हैं कि रस, प्रमुख रस व उनके भाव तथा रंग क्या है। इन रसों को आप याद कर लेते हैं, लेकिन इनको बड़ी ही आसानी पूर्वक आप किस तरह अपने मन में कैसे बिठा लेंगे, उसके लिए छोटा सा प्रयास क्या है, एक कोड है हमारा। संरंघक विरोभवियस, संरंघक विरोभवियस, ये जो कोड है इसके ज़रिए आप जो हमारे रस है, नौ रस और उनके जो भाव है उनको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे तो लगभग जितने भी छात्र मेरे पास पढ़ के गए हैं उनके याद होगा, लेकिन फिर भी आप रिवीजन नहीं कर पाते तो याद नहीं रहता। तो आपके हमेशा याद बना रहे आपके मन में ये क्वेश्चन, तो उसके लिए एक छोटा सा ये कोड है या सूत्र कह लीजिए आप, संरंघक विरोभवियास। इसे याद करने से आपके जितने भी रस हैं, नौ के नौ रस आपके याद होंगे और उनके भाव भी। देखिए किस प्रकार से, संरंघक विरोभवियास। जो आपका श्रृंग है इससे आपका श्रृंगारस होता है, श्रृंगारस। और जो श्रृंगारस है इसका भाव होता है रति। इसका जो रंग माना जाता है वो है आपका लाल रंग। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन इस प्रकार करता है कि श्रृंगारस का भाव क्या होता है, तो रति होता है और इसका रंग या किस रंग से इसका संबंध है, तो लाल श्याम रंग से इसका संबंध होता है श्रृंगार रस का। और कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के जो भगवान है वो हम किसे मानते हैं। मोस्टली कुछ चुनिंदा पॉइंट है जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे श्रृंगार के प्रतीक किसे माना गया है, तो श्री कृष्ण भगवान, सॉरी कृष्ण नहीं, विष्णु भगवान। श्री विष्णु भगवान, जो विष्णु भगवान है इन्हें श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, लगभग
जितने भी रस है इनका आपको पता होगा, लेकिन जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के जो भगवान है श्री विष्णु जी को माना जाता है, आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है आपका हास्य रस। हास्य रस का भाव होता है हास्य, और इसका जो रंग माना जाता है सफ़ेद रंग माना जाता है। हास्य रस भाव हास्य होगा और इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। नेक्स्ट है आपका करुण रस। करुण रस जो है इसका भाव होता है शोक, शोक, और इसका रंग माना जाता है काला ग्रे। सभी के सभी जो रस है ये आपके पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में। इनके रस के भाव भी और रंग भी दोनों ही चीज़ आपकी आती है, भले ही आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, यूपी से संबंधित हो, DSSS भी हो, नेट का एग्ज़ाम हो आपका, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। मिलान पूछ लिया जाता है या किसी रंग का संबंध किसी भाव से या रस से, हर प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन्हें बड़ी ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में आपके यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट है आपका वीर रस। वीर रस का जो भाव होता है वो उत्साह होता है, और इसका रंग लाल केसरिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का जो भाव होता है वो होता है क्रोध, और इसका रंग रक्त सिंदूरी माना जाता है। रौद्र रस भाव क्रोध और इसका रंग रक्त सिंदूरी माना जाता है। नंबर 6 पे आपका भयानक रस आता है। भयानक रस, इसका भाव होता है भय या डर भी कह सकते हैं आप, और उसका रंग काला। भयानक रस भाव भय या डर और रंग होता है काला। नेक्स्ट इसके बाद है आपका विवादस्य। विवादस्य का जो भाव होता है वो घृणा या जिगुप्सा कहलाता है, और इसका रंग होता है नीला। विवादस्य रस, इसका भाव घृणा या जिगुप्सा, और इसका जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। नेक्स्ट है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका जो भाव होता है वो होता है आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय भी कहते हैं हम इसे, और इसका जो रंग होता है पीला रंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका हर परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है शांत रस। नंबर 9 पे शांत रस आता है आपका, जिसका भाव वैराग्य या निर्वेद होता है, और इसका रंग सफ़ेद नीला, आसमानी रंग भी कह सकते हैं आप, आसमानी या सफ़ेद नीला रंग होता है। ये थे आपके 9 रस, और इन 9 रसों से आपका ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। जो आपके प्रमुख रस है इनका भाव या रंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और निकलता है साथियों, कि अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप 8 लगाएंगे, 8 रस। भरत मुनि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं, और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख दिया है, ठीक है, 8 रसों का। अगर बिना भरत मुनि का नाम लिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि रस कितने होते हैं, तो आप तब लगाएंगे 9 रस होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने भरत मुनि का नाम दे दिया कि भरत मुनि के अनुसार, सौंदर्य शास्त्री भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप 8 लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा किसी अन्य विद्वान का नाम लेकर क्वेश्चन करे या फिर डायरेक्ट पूछ ले जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। बस केवल आप तब याद रखेंगे तब भरत मुनि का नाम आए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। वैसे आपके जो रस होते हैं वो 9 होते हैं। और जो आपका 9वां रस है, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस है आपके ये हैं ऊपर के जो अद्भुत रस तक, लेकिन जो आपका 9वां रस है, 9वें रस की खोज की थी अभिनव गुप्त ने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन निकलता है बार बार कि कौन सा रस खोजा गया था, तो आपका शांत रस खोजा गया था, और इसकी खोज की थी अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने 9वें रस की खोज की थी, जो आपका शांत रस है, शांत रस की खोज की थी अभिनव गुप्त ने। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण
पर्सन है आपके जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत बेसिक है, और ये आपसे गलती हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप बेसिक क्वेश्चन को ही गलती करते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। इसमें अगला जो पॉइंट है आपका नोट करके लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। क्वेश्चन होता है आपका कि नौ रसों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नौ रसों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सबसे पहले नौ रसों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो भरत मुनि है हमारे, भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख दिया था अपने नाट्य शास्त्र में। उसके बाद अगर हम देखें कि 9 रसों को एक साथ कहाँ उल्लेखित किया गया था, तो ये थे आप हमारे जो हमारा ग्रंथ था विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसके लेखक है मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि, याद रखेंगे आपकी 9 रसों का वर्णन सर्वप्रथम विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है, और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसके लेखक है हमारे मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि इसके लेखक हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडेय मुनि हैं, और इसमें ही सबसे पहले 9 रसों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अलावा 9 रसों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें 9 रसों का वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अलावा चित्र सूत्र में मिलता है। साथियों, आप वीडियो के साथ बन रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन है कि जो चित्र सूत्र है इसके लेखक कौन है, आप कमेंट में लिख के बताएंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडेय मुनि हैं, आपको बता दिया गया है। इसके बाद 9 रसों का उल्लेख आपका चित्र सूत्र में किया गया है, इसके लेखक कौन है आप कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कि नौवें रस की खोज किसने की थी, तो नौवें रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी, ये आपको पीछे बताया है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि 8 रसों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का वर्णन किया गया है, नाट्य शास्त्र में किया गया है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि 11 रसों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। 11 रसों का वर्णन हमें सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। 9 रस हमारे सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, 8 रस हमारे कहाँ मिलते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, लेकिन 11 रसों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये है हमारा सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ। और जो सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है इसके जो लेखक है वो है आपके राजा भोज। राजा भोज ने लिखा था सम्रांगण सूत्रधार। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखेंगे। सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके साथियों रिपीटेड है और बार बार रिपीट होते हैं, और इनकी आने की संभावना भी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका बेफजूल का ऐड नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र आपका किस शताब्दी का है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका जो नाट्य शास्त्र है इसके लेखक भरत मुनि हैं, और ये प्रथम शताब्दी का है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज है, आपको बताया है, और ये आपका 11वीं शताब्दी का है, और उसमें 11 ही रसों का वर्णन किया गया है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो चित्र सूत्र है आपका ये किस शताब्दी का है। जो ये चित्र सूत्र है आपका ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर इसका वर्णन किया गया है, लेकिन दोनों का टाइमिंग क्या है, अलग अलग है। सॉरी। तो आप याद रखेंगे कि ये चित्र सूत्र है ये आपका 7वीं शताब्दी का लगता है, 7वीं शताब्दी से संबंध रखता है आपका चित्र सूत्र, जिसके लेखक आपको कमेंट में लिख के बताने हैं, लिखकर बताना है, सॉरी। और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये आपका 6ठी शताब्दी का है, आप याद रखेंगे। और
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत ही चित्रसूत्र का वर्णन हमें मिलता है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्रसूत्र का संबंध किससे है, तो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 13वीं शताब्दी में डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 13वीं शताब्दी में डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी। तो इसमें जो आपका आंसर है दोस्तों वो है आपका दांते ने की थी डिवाइन कॉमेडी की रचना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो, प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो किसने कहा है। तो दोस्तों यही कहा है आपके एमरसन ने कहा है कि प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका रिपीट हुआ है कई बार। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है 100%। अगला पॉइंट है आपका किसके अनुसार संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। किसके अनुसार संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका अरस्तु ने कहा था कि जो आपका संगीत है, संगीत सबसे अधिक अनुकरण करने वाली कला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा प्लेटो ने प्रत्यक्ष सौंदर्य शास्त्र के या सौंदर्य के 3 पक्ष माने हैं। ठीक है, प्लेटो ने प्रत्यक्ष सौंदर्य के 3 पक्ष माने हैं, आप याद रखेंगे। और ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं। ये आपके ह्यूमन रीजन, नेक्स्ट आपका ह्यूमन सोल और थर्ड है आपका रियल ऑब्जेक्ट। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था आपका नेट में इस प्रकार का क्वेश्चन था आपका, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, क्या पता आपसे भले ये पूछ ले जाए कि प्लेटो ने प्रत्यक्ष सौंदर्य को कितने पक्ष में रखा है, तो 3 पक्ष में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों किसने भारतीय कला को मोम के पुतले कहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ आपका एग्जाम के जो आपका नेट का एग्जाम है उसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किसने भारतीय कला को मोम के पुतले कहा है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका रोजर फ्राई ने भारतीय कला को मोम के पुतले कहा है, आप याद रखेंगे। और जो ये रोजर फ्राई है आपके सौंदर्य शास्त्री, ये रूपवाद के प्रवर्तक है। इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये पॉइंट भी आपका बार बार रिपीट होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। रूपवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपके रोजर फ्राई है, और रोजर फ्राई ने ही भारतीय कला को मोम के पुतले कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों द सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है। द सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये पुस्तक है आपकी संतायना की पुस्तक है, आप याद रखेंगे। द सेंस ऑफ ब्यूटी इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रस मीमांसा किसकी पुस्तक है। रस मीमांसा किसकी पुस्तक है या किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इंपॉर्टेंट है, ये आपके रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी कलाकार है आपके, और इनकी जो पुस्तक है रस मीमांसा है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इनकी एक पुस्तक हो रहा है जो आपकी बार बार रिपीट होती है, रेखावली। रस मीमांसा के अलावा इनकी एक और पुस्तक है, ग्रंथ है, वो आपकी रेखावली। ये भी आपका बार बार रिपीट होता है, आप याद रखेंगे। रस मीमांसा और रेखावली जो पुस्तक है या ग्रंथ है, ये
रामचंद्र शुक्ल के हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ, भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका श्री के नाम से। ऋग्वेद को प्राचीन साहित्य में, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को हम श्री के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा लिबिडो थ्योरी किसने दी थी। लिबिडो थ्योरी किसने दी थी, तो इसमें आपका राइट जवाब है इसमें आपका राइट जवाब है फ्रायड। लिबिडो थ्योरी फ्रायड ने दी थी, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा युद्ध और शांति किसका ग्रंथ है। युद्ध और शांति किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट है टोल्स्टॉय। और टोल्स्टॉय ने आपका संप्रेषण का सिद्धांत दिया था, कम्युनिकेशन का, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विवाह के दो भेद होते हैं। बार बार कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को, क्योंकि जो आपके विवाह है और अनुभव है, जब इनके पार्ट पूछे जाते हैं तो मोस्टली हम गलती कर देते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। जो आपका विवाह है, विवाह के दो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। दोनों के दोनों इसीलिए एक साथ दिए हैं ताकि आप याद रखें। विवाह के दो भेद होते हैं, आपका आलम्बन और उद्दीपन। नेक्स्ट है आपका अनुभव। अनुभव के तीन भाग होते हैं, यानी तीन भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आपका कायिक, नंबर 2 पे आपका मानसिक, और नंबर 3 पे आपका सात्विक, आप याद रखेंगे। अनुभव के 3 पार्ट होते हैं और विभाव के 2 पार्ट होते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाट्यशास्त्र में 39 भावों का वर्णन मिलता है, जिसमें से हम क्या है आपका कि जो आपका नाट्यशास्त्र है इसमें 49 भाव का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव है और 33 आपके संचारी भाव है। तीनों के तीनों ही आपके पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो ये पॉइंट है आपका, ये हर प्रकार से पूछा गया है। टोटल भाव पूछे जाते हैं आपके सात्विक भी पूछे जाते हैं, स्थायी भी, और आपके संचारी भाव भी पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतिद्वंद की बात किसने कही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतिद्वंद की बात किसने कही है, तो उसमें जो कही है, ये कही है आपकी अभिनव गुप्त ने। दोस्तों फिलोसफी आर्ट से आज मैंने कुल टॉप 20 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, और यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन बचते हैं। अगली फिर किसी वीडियो में मैं आपका और बारीकी से अध्ययन करा दूंगा, ताकि आपका फिलोसफी आर्ट से कोई क्वेश्चन ना रहे। इसके साथ ही मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके सौंदर्य शास्त्र से हटके हुए भी शामिल किया है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपका पहला पॉइंट ये है सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आप हमारा लखनऊ संग्रहालय। लखनऊ संग्रहालय के विषय में पॉइंट आपके लिए 1863 में नगर पालिका द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, और मोस्टली यूपी के कलाकार और यूपी के जितने भी आपके कला से संबंधित कला संग्रहालय है, कला दीर्घा है, कला पत्रिका है या कलाकार है, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित क्षेत्र है कला से संबंधित, वहाँ से आपके क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे। जो आपका लखनऊ संग्रहालय है 1863 में नगर पालिका के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, आप याद रखेंगे।
और ये है उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट बात है आपका, ठीक है, दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका जो उद्घाटन है वो 1863 में नगर पालिका के द्वारा किया गया था और यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाभारत का फारसी अनुवाद सबसे पहले किसने करवाया था? महाभारत का फारसी अनुवाद सबसे पहले किसने करवाया था? आपने अकबर के शासनकाल में पढ़ा होगा कि जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रजमनामा के नाम से है, रजमनामा, ठीक है, रजमनामा के नाम से करवाया अकबर ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आपका कि महाभारत का सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट है, महाभारत का सबसे पहले फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो दोस्तों ये कराया था जैनुल आबेदीन ने। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, जैनुल आबेदीन ने सबसे पहले महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका दारासिको। दारासिको ने करवाया था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। तो साथियों एक तो क्वेश्चन आपका ये है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो दारासिको ने करवाया था। दारासिको कौन था? दारासिको आपका जो आपके शाहजहाँ है, शाहजहाँ का पुत्र था दारासिको, और औरंगजेब ने इसे मरवा दिया था, ये भी आपको पता होगा। इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, कभी मुगल काल पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहीं सीमित रहे कि जो उपनिषद का फारसी अनुवाद कराया था दारासिको ने। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और निकलता है कि उपनिषदों का कलाकार किसे कहा जाता है? भारतीय किस कलाकार को उपनिषदों का कलाकार किसे कहा जाता है? या आप आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि उपनिषदों का कलाकार किस भारतीय कलाकार को कहा जाता है, ठीक है। और उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया आपका दारासिको ने। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद कौन सा है? वैसे तो आपने बीजापुर में पढ़ा होगा कि गोल गुम्बद के लिए आपका फेमस है, गोल गुम्बद के लिए आपका बीजापुर का जो मकबरा है फेमस है आपका, गोल गुम्बद के लिए बीजापुर का मकबरा जो आदिल शाह ने बनवाया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद कौन सा है? तो जो अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद है आपका ये है बलबन का मकबरा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे गोल गुम्बद के लिए आपका बीजापुर का मकबरा प्रसिद्ध है जो आदिल शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया था, ठीक है। और ये वास्तविक अवशिष्ट जो गुम्बद है ये बलवंत सिंह का मकबरा है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 64 कलाओं में किस कला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, जो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है और जो उनका जो क्रमबद्ध एक स्थान है, यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है कि किस कला को कौन सा स्थान दिया गया है। तो दोस्तों हर बार तो आपकी जो चित्रकला है उससे क्वेश्चन निकलता है आपका कि चित्रकला कौन से स्थान पे है, लेकिन क्या पता एग्जामिनर आपसे कौन सी कला को पूछ ले कि कौन सी कला किस स्थान पे है। ये तो आपको पता ही है कि 64 कलाएँ हैं, उनका क्रमबद्ध जो हमें वर्णन मिलता है वो वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलता है, लेकिन कौन सी कला किस स्थान पे है मोस्टली जो आपकी रिपीट हो सकती है या एग्जामिनर उठा सकता है, मैंने वही कलाएँ उठाई हैं। तो उम्मीद है अगर आपसे क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं आने का आपका, ठीक है। तो जो 64 कलाएँ हैं, जो काम सूत्र ग्रंथ है वात्स्यायन का, उसमें जो 64 कलाएँ हैं उनका जो क्रमबद्ध लेखा है आपका, उसके अनुसार पहले स्थान पे आपकी आती है संगीत कला। 64 कलाओं में पहला स्थान संगीत कला का है। नंबर 2 पे आपकी वाद कला, वाद या वादन कला आपकी आती है। और नंबर 3 पे आपकी आती है नृत्य कला या नाच कला, इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4 पे आपकी आती है आलेख्य कला, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार ये रिपीट होता है कि वात्स्यायन के कामसूत्र नामक ग्रंथ में जो आलेख्य है या चित्रकला है का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ये आपका बार बार रिपीट होता है। लेकिन आप इससे पहले ये भी याद रखेंगे कि पहले स्थान पे आपकी संगीत कला आती है, दूसरे पे वादन कला आती है, नंबर 3 पे आपकी नृत्य कला आती है और 4 पे आपकी आलेख्य है। नेक्स्ट आपका नंबर 23 पे, 64 कलाओं में नंबर 23 पे आपकी पाक कला आती है।
और पाक कला से संबंधित कौन सा ग्रंथ है जिसका वर्णन मुगल काल में किया गया है, ये भी आप कमेंट में लिख के बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। और ये जो ग्रंथ है आपका मांडू मालवा से संबंध रखता है, और जो पाक कला से संबंधित ग्रंथ है वो कौन सा है आपका, बताओ एक बार आप कमेंट में लिख के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वास्तुकला। वास्तुकला का जो स्थान है आपका 64 कलाओं में, वो है आपका 37वां स्थान माना जाता है आपका वास्तुकला का। नेक्स्ट है आपका कि काव्य कला। काव्य कला को हम 54वें स्थान पर रखते हैं। काव्य कला को हम 54वें स्थान पर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 63, नंबर 63 पे हम शास्त्र कला को रखते हैं। और जो अंत में आपकी जो आती है वो आती है आपकी 64वें नंबर पर व्यायाम कला। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी कई बार रिपीट हुआ है कि 64 कलाओं में जो 64वें स्थान पे है वो कौन सी कला है, तो आपकी व्यायाम कला है। पहले पे आपकी संगीत हो गई और नंबर लास्ट पे आपकी व्यायाम कला, और आपकी जो नंबर 4 पे है वो आपकी चित्रकला आती है। ये थे दोस्तों आज की वीडियो के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको भरपूर लाभ देंगे और अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।